हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 हिंदी का जो मॉडल पेपर है, जो पेपर हुआ था, उसका संपूर्ण हल आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है, तो अगर आपने इसको तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका 50 नंबर प्लस कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें 100% कन्फर्म होता है कि वही आएगा तो आएगा, यानी कि जो 2022 में आया था वही 2023 में भी आएगा। तो दोस्तों संपूर्ण हल मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है खंड का, ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटे ब्लैक पेन से लिखेंगे खंड का। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो खंड का प्रथम जो क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमरकांत। दोस्तों आप जो खंड है, जिस खंड का आप लिख रहे हैं उसी खंड में उसी खंड के उत्तर को आप लिखिएगा। ये नहीं कि खंड का में खंड खा का आप लिख दे रहे हैं और खंड का में और खंड खा का। दोस्तों आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की एकता के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो भारत की एकता के रचनाकार हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कल्पलता। जो कल्पलता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सभी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का घा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है। आपको चारों में से बताना है कि कौन सी रचना सुंदर रेड्डी जी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, ये जो रचना है ये सुंदर रेड्डी जी का है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर जो है इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का, यानी कि जो पहला हो गया उसमें 5 क्वेश्चन थे, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का इस तरह से आपको लिख देना है। क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिओध जी कहते हैं, इनके द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो जो वैदेही वनवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। सिंपल सा आपको लिख देना है थर्ड, वैदेही वनवास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से मैथिली चंद्रगुप्त की रचना कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिद्धराज। सिद्धराज मैथिली चंद्रगुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी तरह से लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इस पर आज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दूसरे का घा, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, जो परशुराम की प्रतीक्षा है इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है और 10वां नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, आपको बताना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो हिमालय है, ठीक है, ये काव्य कृति किसकी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, महादेवी वर्मा।
तो दोस्तों ये थे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसी तरह से 2023 के बोर्ड एग्जाम में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको 2 गद्यांश दे रहेंगे। ठीक है, अथवा करके रहेगा और क्वेश्चन एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपको मिलेगा 10 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 दूना 10, यानी टोटल आपको मिलेंगे 10 नंबर। 2 गद्यांश रहेंगे, आपको केवल एक ही करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको किसी एक को करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको किस तरह से गद्यांश लिखना है, आपको किस तरह से जो 5 क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको किस तरह से आप बनाकर भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक है, यह तीसरे का है। आपको चाहे ये करना है या तो अथवा वाला करना है, आपको जो भी करना है, सबसे पहले आप क्या करेगा, आगे का 3 शब्द और पीछे का 3 शब्द आप लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन सा किया है। अगर आप इसे कर रहे हैं तो आप आगे का 3 शब्द लिख सकते हैं और लास्ट का 3 शब्द बीच में इस तरह से बिंदी रख के। ठीक है, अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं तो आप आगे का 3 शब्द लिखिएगा, 2-3 शब्द, और लास्ट का 2-3 शब्द आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और बीच में क्या कर दीजिएगा, बिंदी रख दीजिएगा, ताकि उसे पता लग जाए आपने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ पर, साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ लेना है। यद्यप बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो अभी आपको मैंने यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा है कि राष्ट्रीय जन जो होते हैं वो अपने अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, जैसे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। ठीक है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या का, तीसरे का। ठीक है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किस रूपों में प्रकट करते हैं। तो यही आप लिखना है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय जन अपने भावों को साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूप में प्रकट करते हैं। दोस्तों इतना आपको सिंपल सा लिखने पर आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर खा है, संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहृदय व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर खा, जो व्यक्ति सहृदय है वही संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। आपको सिंपल सा 2 नंबर आपको समझ लीजिए मिल गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसान सा ये आपको 10 नंबर ये जो है फ्री में देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी मानसिक का मतलब क्या होता है और स्वास्थ्यकर का मतलब क्या होता है, इसका आपको अर्थ लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालेंगे, घ डालेंगे, इसमें लिखेंगे मानसिक का अर्थ है मन की कल्पना से उत्पन्न। सिंपल सा है मानसिक। ठीक है, तो मन की कल्पना से उत्पन्न, यही मानसिक हो गया। और स्वास्थ्यकर का अर्थ है जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों आपको लिख देना है। आप यहाँ पर अर्थ पूछा है तो आपको इतना करने पर 2 नंबर आपको मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन यानी घ नंबर क्वेश्चन करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जितनी लाइनों के नीचे रेखा खींचा है ये आप देख सकते हैं, इसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको व्याख्या नहीं आता है फिर भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्याख्या होता है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जिन रेखाओं पर, ठीक है, जिन शब्दों के नीचे, जिन लाइनों के नीचे रेखा खींचा है
उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, यद्यप बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य सिंपल सा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, बाह्य रूप से देखने पर संस्कृत के लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से एक रूप में विद्यमान है। यानी कि दोस्तों, जो संस्कृति है अगर उसे हम बाहर से देखेंगे तो उससे लगेगा कि अनेक रूप हैं, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे उसके तो लगेगा कि सभी तो एक समान है। सिंपल था दोस्तों, इसका व्याख्या हो गया। आपको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गए। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो लेसन है, ये जो गद्यांश है वो लेसन आपका फर्स्ट जो है उसी से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप लेसन का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और कवि का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको इतना इस तरह से लिख देना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, वो पूछ लेता है कि संदर्भ लिखिए। अगर आ जाए कि संदर्भ लिखिए, संदर्भ में क्या होता है? लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है। ठीक है, अगर संदर्भ में आएगा तो आप किस तरह लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं पर कला हो गया, आमोद प्रमोद गीत हो गया, ठीक है, और राष्ट्रीय हो गया, जन हो गया, पृथ्वी हो गया, अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं, कहीं पर आपको मिल जाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो है लेसन नंबर फर्स्ट से लिया गया है। ठीक है, और लेसन का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके लेखक हैं, और लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। सिंपल सा आपको याद रखने का यही ट्रिक है कि आप जो एक एक सूत्र जो शब्द हैं उनको आप पकड़ लीजिए, उनको आप कीवर्ड बना लीजिए। ठीक है, अगर आप उन्हीं को याद कर लेते हैं, अब आप याद रखिएगा कहीं कहीं पर आ जाएगा एकल सूत्रता, तो अगर ये आ जाएगा तो कौन से लेसन से लिया गया है? पहले लेसन से लिया गया है। यही याद रखने का बहुत अच्छा सा ट्रिक है। अब दोस्तों हमने ये तो कर लिया, 10 नंबर हमें मिल गए यहाँ पे। अब हम अथवा का नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये तो गद्यांश था, लेकिन ये क्या है? ये पद्यांश है। अब इसमें भी दोस्तों 2 रहेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से रहेगा, 2 रहेगा, करना रहेगा आपको एक, और 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इनमें से किसी एक को करके आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4 यानी कि 4। ठीक है, इस तरह से, और हम करेंगे ये जो लिखा है यही हम करेंगे, हम अथवा वाला जो है वो नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अथवा में भी दिया है, तो चाहे आप इसको करिए, ठीक है, और चाहे तो आप इसको करिए। आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में गलती मत करिएगा कि आप दोनों करने लग जाएं। ठीक, आपको एक ही करना है। अगर आप ये करेंगे फिर भी आपको 10 नंबर मिलेगा, दोनों करते हैं फिर भी आपको 10 नंबर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर जो है आपसे गुस्सा हो जाए, आपको 10 नंबर दे, क्या पता आपका काट भी दे। ठीक है, तो आपको एक ही करना है, जितना पूछा जा रहा है आपको केवल उतना ही लिखना है, आपको फालतू में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये इसे लिखेंगे, तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, इतना आगे लिखेंगे और बीच में इस तरह डैश देंगे और लास्ट का लिख देंगे एक अभागिन रानी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने कौन सा अथवा वाला किया है या इसको किया है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसको आप बाद में पढ़िएगा, अगर आप, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, आप इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद में आप इसको पढ़िए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद में इसे पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन पढ़े हैं आप, उत्तर इसका तुरंत मिलता चला जाएगा। आप एक बार इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब इसे पढ़ेंगे तो आपका उत्तर जो है तुरंत फटाफट मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे हैं? यानी कि जो नरदेही हैं, जो नर हैं, वो अभी तक क्या कहते आ रहे थे? तो यहाँ पर लिखा है, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही।
बस सिंपल था, इसका उत्तर लिख देंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का नरदेही अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वह यहाँ पर पूछा था कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे, तो नरदेही अभी तक यही कहते आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। सही बात है दोस्तों, माता जो है कभी कुमाता का रूप नहीं लेगी, माता तो हमेशा माता रहेगी, माँ तो हमेशा माँ होती है। लेकिन पुत्र जो होता है वो माँ के साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन माँ कभी पुत्र के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। इसका कहने का तात्पर्य यही था। अगला क्वेश्चन है खा, चौथे का खा है, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ठीक है, मतलब यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी भी थी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, युग युग तक यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। सिंपल सा आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गात्र तथा परमात्र शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं गात्र आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और परमार्थ कहीं ना कहीं आया, ये आया है। तो इसका दोस्तों आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो है अर्थ आने वाला, मानता हूँ दोस्तों कि ये जो कहीं से भी इनमें से आ जाएगा, हो सकता है कि आप इसे ना कर पाएँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको 8-9 नंबर तो आपको अच्छे से मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। लेकिन दोस्तों हमेशा जो है ये नहीं आता। ठीक है, हो सकता है इस बार नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे गात्र का अर्थ है शरीर। ठीक है, परमार्थ का अर्थ है उत्कृष्ट वस्तु। ठीक है, यानी जो गात्र होता है उसका अर्थ होता है शरीर, तन, काया, और जो परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट, कोई उत्कृष्ट वस्तु होता है इसका अर्थ। बस दोस्तों, आपको यहाँ इतना करने पर 6 नंबर मिल गए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन लाइनों के नीचे रेखा है उसका आपको व्याख्या कर देना है दोस्तों। लिखा यहाँ पे, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ठीक है, तो इसका व्याख्या करना है दोस्तों। तो लिखेंगे, कवि कहता है कि, कवि कहता है कि अब सभी हाय हाय करते हुए कहते हैं कि पुत्र तो ही है ही, माता भी कुमाता हो गई है। ठीक है, यानी कि जो व्याख्या हो जाएगा यही रहेगा कि सभी लोग अब क्या करते हैं, हाय हाय करते हैं कि हे विधाता, अब क्या, पुत्र तो कुपुत्र था ही लेकिन माता भी कुमाता हो गई है, यानी माँ भी अब पुत्रों के साथ क्या करने लगी है, अन्याय करने लगी है। मैं करता हूँ दोस्तों, आप सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता का शीर्षक यानी पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए दोस्तों। तो सिंपल सा है, यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है, यानी कैकेयी ने क्या है, जो पश्चाताप किया है वही लेसन का नाम है, और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका शीर्षक और कवि का नाम। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, ये तो आपको करना नहीं है, आपने उसको कर दिया है। अब है यहाँ पे 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है दोस्तों। आप बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं क्वेश्चन को और लिख के चले जाते हैं जीवन परिचय, नंबर नहीं मिलता है, तो यही कहते हैं कि मैंने लिख के आया था, नंबर नहीं मिला है। आप यहाँ पर देखिए कि पूछा क्या है, साहित्यिक परिचय, तो आप हेडिंग क्यों लगा रहे हैं जीवन परिचय का, आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। तो दोस्तों इनमें से जो है मैं किसी एक को लिख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक आपको लिखना है। ठीक है, एक लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, कोई एक लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है, आप चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, आप किसका लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का। 3 थे जिसका आप लिख रहे हैं, उनको आप यहाँ पर बीच में क्या करिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। तो इसमें लिखेंगे, आपको हेडिंग नहीं लगाना है जीवन परिचय का, मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है।
अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, तो लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। ठीक है, इतना आपको लिख देना, सिंपल था। दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा इसको जल्दी जो है समाप्त कर दूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आराम से इसको करूंगा, ठीक है, तो साहित्यिक परिचय है, आप इसको एक बार क्या करिएगा, लिख लीजिएगा और एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वरना मैं अगर इसको 10 मिनट इसी में लगा दूंगा तो जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक युग के गद्यकारों में एक श्रेष्ठ स्थान है। इनकी निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता एवं अध्ययनशीलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। वर्ष 1940 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। यानी कि ये क्या किए, 1940 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें किया गया और 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। दोस्तों इतना आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इसमें लिखेंगे इनकी कुछ कृतियाँ हैं और इनकी जो विधा सहित हम इसको लिखेंगे ताकि आपको 2 नंबर दोस्तों इसमें मिल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे निबंध संग्रह। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, अशोक के फूल, कुटज। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, आलोचना है सूर साहित्य और कबीर, और 3 का इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो दोस्तों ये हो गए इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं। अगला हेडिंग है दोस्तों भाषा शैली। इसमें लिखेंगे इन्होंने साहित्य में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे, लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है या ये जाने जाते हैं। आधुनिक गद्यकारों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों इतना आपको लिख देना है हिंदी साहित्य में स्थान हेडिंग में। दोस्तों तो ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आपको कौन कौन से साहित्यिक परिचय पढ़ के जाना है दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों मैंने केवल 2 ही बताया है। ठीक है, केवल मैंने 2 साहित्यिक परिचयों को बताया है और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि उन्हीं दोनों में से एक ना कोई एक आएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी दोस्तों या तो ये आएगा, ये तो जो वो बताया है वो आएगा। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है 5वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर लेखक के बारे में लिखना था, यहाँ पर कवि के बारे में साहित्यिक परिचय लिखना है। दोस्तों तो इनमें से मैं किसी एक के बारे में चलिए लिखकर आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 100% गारंटी है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द आपको लिखना है। दोस्तों इसको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको एक ही केवल बताऊंगा पंचलाइट। ठीक है, मैंने वीडियो बहादुर पे भी बनाया है, लेकिन मैं आपको अभी केवल पंचलाइट के बारे में बताऊंगा और 100% गारंटी है कि यही पंचलाइट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपका 5 नंबर दोस्तों तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ से दोस्तों 5 नंबर बिल्कुल
पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये 5 नंबर में आएगा। दोस्तों ये भी 100% कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये जिला वाइज बटा हुआ होता है कि इस जिले में यही आएगा। तो आपके ज़िले में जो चलता है, जो आता है, आप उन्हीं को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। तो वो था खंड का। अब हम बात कर लेते हैं खंड खा की तरफ, जो है संस्कृत पोर्शन और व्याकरण इसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे खंड खा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवादित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 मिलेगा, एक ये है और एक अथवा लगा रहेगा, आपने यहाँ देख सकते हैं, और ये किया है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी एक को करिएगा। जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। और जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। यानी कि अगर दोनों में से आप कोई एक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक कोई करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, आतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषा राजा नाम कुर्वम चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहम राजानम कुर्वानवनम तत् शकुनिकुड़ा हिमवते प्रदेशे एकस्मिने पाषाणे संतिपय मनुष्य तु राजा प्रजायते। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, आतीते प्रथम कल्पे जना एक भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजानम कुर्वम चतुष्पदा अपि सत्यपय एका सिंह राजानम कुर्वानम वन तत् शकुनिकुड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्य तु राजा प्रजायते तथा चतुष्देशु चा। दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, संदर्भ सहित आपको क्या करना है, अनुवाद आपको करना है। तो दोस्तों आप जो भी कर रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर उस तरह लिख देना है, आगे का 2 शब्द और पीछे का 2-3 शब्द आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, आतीते प्रथम कल्पे अयम ना चा रोचते ना रोचते इत्तवोचन, ठीक है, इतना आप लिख दिए। दोस्तों अब लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश, यानी जो ये प्रस्तुत है गद्यांश, वो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड जातक कथा पाठ के उलुक जातकम खंड से लिया गया है। इतना लिखने के बाद आपको मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। कोई भी आता है, आपके कोई भी गद्यांश आ जाता है, आपको संदर्भ से यही लिखना है। चेंज क्या करना दोस्तों, चेंज आपको यहाँ पर पाठ का नाम केवल आप चेंज कर दीजिएगा और बाकी सभी सेम होगा, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों लिखेंगे व्याख्या। इसका व्याख्या क्या होगा, तो आतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजानम कुर्वन्। यानी प्राचीन काल में आतीते, आतीत माने क्या होता, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली, ठीक है, एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, जिसे क्या है, सौभाग्य प्राप्त है, सर्वाकार परिपूर्ण सभी गुणों से संपन्न पुरुष को क्या है, राजा बनाया है। पुरुषा राजा नाम कुर्वम, क्या है, राजा बनाया है। यानी प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली तथा सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया है, ठीक है। चतुष्पदा मतलब होता है पशु, तो चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंह राजानम कुर्वन्, और पशुओं ने इकट्ठे होकर क्या किया है, एक सिंह को राजा बनाया है। तत् शकुनि गुड़ा हिमवते प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्य तु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदु देशु चा। दोस्तों इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होते हैं और सभी एक सभा करते हैं कि अब हम में से राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका ये जो है वो व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगला खा,
दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों ये छोटा सा आएगा और आपको मिलेगा 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी 5 नंबर आपको मिलेंगे अनुवाद पर और 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर। दोस्तों मैंने एक वीडियो, मात्र वो वीडियो लगभग 20 मिनट का होगा, उस वीडियो में मैंने, ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 7 नंबर दोस्तों तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वही जो आएगा, ठीक है, जो मैंने उसमें बताया है, यानी अगर आप उस 20 मिनट के वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो खा है क्वेश्चन ये उसी में से आएगा। तो यहाँ पर 2 करके दिया दोस्तों, हमें कोई एक लिख देना है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेत जगनाय धनाय चा रक्षणाय। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर 8वां का खा, इतना आप लिख देंगे दोस्तों, विद्या विवादाय धर्मदाय और लास्ट में धनाय चा रक्षणाय। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। यानी कि दोस्तों कोई भी अगर आपको 2 लाइन का कोई आता है संस्कृत में, ठीक है, और खा वाले पोर्शन में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो लेसन किस लेसन से है, सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों यही इसकी पहचान है, क्योंकि जो सुभाषित रत्नान है इसमें 2 ही केवल लाइन का जो है वो संस्कृत श्लोक जो है दिया गया है। अब इसका व्याख्या लिखेंगे दोस्तों, विद्या विवादाय, यानी हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले व्याख्या, विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी कि विद्या विवाद के लिए, धन क्या किसके लिए, धन होती है किसके लिए, घमंड के लिए, और शक्ति, शक्ति किसके लिए, परेशान पर पीड़नाय, यानी जो शक्ति होती है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए, खलस किसकी विद्या, यानी कि दोस्तों दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन क्या करने के लिए, घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, और सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वो किसके लिए दोस्तों, तो उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, और शक्ति दूसरों की और स्वयं की रक्षा के लिए होती है। दोस्तों ये है इसका हिंदी अनुवाद, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7 नंबर। इतना आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर, इतना लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, यानी 5 और 2 7 नंबर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 और 2 4 आएंगे। ठीक है, आप कोई एक लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको कर देना है। तो चलिए दोस्तों कोई एक मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने पैर पर खड़ा होना, यानी कि अर्थात स्वावलंबी होना, वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं कि बाबूजी मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, या मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। आप कुछ भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, आपको 4 में से कोई एक लिख देना है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थ, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ये वाक्य प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, आपको एक ही करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 करा दिया, क्या पता दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है सावन हरे ना भादो सूखे, इसका अर्थ है हमेशा एक समान रहना, वह ठंडी या गर्मी एक सा रहता है, यानी वो चाहे ठंडी में हो, मेरा दोस्त एक है वो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो वो हमेशा एक सा रहता है, हमेशा समान रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 10 है, उसका का, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, इसका पहले का सा सही है, अंतर प्लस आत्मा। ठीक है, अगला यहाँ पर है नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा, बा हो जाएगा इसका। उसके बाद में पवित्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो प्लस इत्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संधि विच्छेद। अब यहाँ पर दोस्तों आप आगे देखिएगा,
लिखा है यहाँ पे कि खा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आत्मना जो है शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है, तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। और अगला है नमनी शब्द में विभक्ति वचन बताइए, तो इसका आप लिख लीजिएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दोस्तों अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करिएगा, या जल्द ही मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि आपका 2 नंबर दोस्तों देखते ही एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि आत्मना तृतीया है, चतुर्थी है, एकचम है, कुछ भी आपको याद और नहीं करना। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय का क्या होता है, तो अभय का मतलब होता है भय, भय यानी कि डर, और अभय यानी कि निडर। उभय मतलब होता है दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, निडर और दोनों, जो इसका अर्थ हो जाएगा। अंश का एक अर्थ होता है क्या होता है भाग, को बोलते हैं ना अंश, अंश माने होता है भाग, और अंशों का मतलब होता है सुर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना किसी एक का पर्यायवाची यानी अर्थ लिखना है। नाग का हो जाएगा नाग, नाग का हो जाएगा सर्प, सांप, करेत, चपला का हो जाएगा बिजली, विद्युत। अगला दोस्तों गा है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी गणना ना की जा सके, उसे बोलते हैं अगणनीय। जल की यानी जंगल की अग्नि क्या बोलते हैं, तो जंगल की अग्नि को बोलते हैं दवाग्नि। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो कभी ना मरे अमर, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। आगे दोस्तों देखेंगे लास्ट जो पेज हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यानी आपको केवल 2 ही करना है। यहाँ पर तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त हैं, नहीं, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त हैं, इस तरह से होगा, यानी जो पक्के हैं यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में इलाहाबाद जाने की अनेकों रास्ते हैं। अनेकों दोस्तों खुद बहुवचन है, इसे आप बहुवचन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसमें आपको रस बताना है, और इसमें आपको अलंकार बताना है, और इसमें आपको दोहा, चौपाई, इस तरह सोरठा आएगा, इस तरह आपको बताना है। आपको यहाँ मिलेगा 6 नंबर। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रस छंद अलंकार करके आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका वो देखने के बाद 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगला दोस्तों कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों पत्र किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, अगर आप बिना याद किए कैसे लिखना चाहते हैं, सभी टॉपिक पर वीडियो बन चुका है। ठीक है, आप जो है वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी एक विषय पर क्या लिखिए, निबंध लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 2022 के हिंदी का मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।